Hello student, this is AT sir. Welcome to Premier. So today we are going to start very first chapter of class 11, that is some basic concept of chemistry. Today we are going to start one of the first chapter of class 11 and very basic chapter of class 11, that is some basic concept of chemistry. ठीक है. And some basic concept of chemistry is the ABCD ऑफ द इंटायर केमिस्ट्री. मतलब इसके बिना आप कोई और चैप्टर सीख ही नहीं सकते हो केमिस्ट्री का, चाहे क्लास 11 का हो या आने वाला क्लास 12 का हो. ठीक है. तो इस चैप्टर को बड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि पहले तो ये बता देते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है क्लास 11 12 को मिला लें तो 13 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है. 13 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है. तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है उसमें ये चैप्टर तो आएगा ही आएगा, इन्वॉल्व होगा ही होगा. बिना ये चैप्टर इन्वॉल्व हुए कोई फिजिकल केमिस्ट्री आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, सीख ही नहीं सकते हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेस है. मतलब एबीसीडी मान लो, दिस इज एबीसीडी ऑफ एंटायर चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. सारे चैप्टर का ये एबीसीडी है. कोटा ओटा में अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसी चैप्टर को एक अलग नाम से इसको बोला जाता है, अलग नाम से इस चैप्टर को मतलब बोल के पढ़ाया जाता है. इस चैप्टर को अलग नाम से क्या बोल के पढ़ाया जाता है? मोल कॉन्सेप्ट. क्या बोलते हैं इसको? मोल कॉन्सेप्ट 1 बोला जाता है. ठीक है, हम लोग भी मोल कॉन्सेप्ट 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट 1. तो मोल कॉन्सेप्ट 2 कहाँ आएगा? रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. क्लास 11 में ही पढ़ना है. क्लास 11 में सेकेंड पार्ट जो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर आएगा सेकेंड पार्ट का. उसमें रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट चैप्टर जो है उसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 2 बोलते हैं, इसको हम मोल कॉन्सेप्ट 1 बोलते हैं. आया समझ? तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगा, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है. अगर आपका बेस अगर स्ट्रांग हो गया, किसी घर को बनाना है, किसी बिल्डिंग को अगर आपको बनाना है तो उसका क्या स्ट्रांग होना चाहिए? बेस. जितना बेस आपका गहरा होगा, जितना फिट आप किसी बिल्डिंग को अगर बना रहे हो, किसी घर को बना रहे हो, तो जितना आपका बेस जो है, गहराई जो है इसका, जितना ज्यादा आपका फिट गहरा होगा उतना फाउंडेशन आपका क्या होगा? उतना स्ट्रांग होगा. और जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका जो ऊपर जितने भी आप घर बनाओगे, चाहे फर्स्ट फ्लोर बनाओ, चाहे ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाओ, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा. तो वही कहने का मतलब है कि अगर 11 12 के केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना है, पकड़ना है, ग्रिप बनाना है, तो आपको फाउंडेशन को स्ट्रांग करना होगा. फाउंडेशन मेरा यहीं से स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, ये फाउंडेशन है. तो अगर आपको फाउंडेशन बनाना है केमिस्ट्री में तो ये है. और ये भी बता देता है, घबराने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री वन ऑफ द बोनस सब्जेक्ट है ऑफ जेई और नीट के लिए. नीट और जेई में बोनस सब्जेक्ट माना जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, तो वो केमिस्ट्री है. थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको बड़ा इजी लगेगा केमिस्ट्री. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज आल्सो नोन एज मोल कॉन्सेप्ट 1. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टर्म से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को SBCC लिखेंगे. ठीक है, अगर मैं SBCC बोल दिया मतलब सम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री. तो इस चैप्टर को हम मोल के टर्म से ही स्टार्ट करते हैं. अब मोल टर्म जो है प्राइमरी क्लास में कहीं ना कहीं सुने होंगे गलती से भी, चाहे 9 में सुने होंगे, चाहे 10 में सुने होंगे, चाहे 8 में सुने होंगे. स्टैंडर्ड 8 में, 9 में, 10 में आप मोल के बारे में सुनेंगे बड़े अच्छे तरीके से. अगर नहीं सुने हो तो अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मोल. तो मोल बहुत बड़ा तोप नहीं है. मोल कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, खतरनाक चीज नहीं है. ये बहुत सिंपल चीज है, इसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं और समझ सकते हो. ठीक है, अगर आपको मोल कोई डिफाइन करने बोले या मोल के कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करने के लिए बोले या कोई आपको मोल को एक्सप्लेन करने के लिए बोले, तो हमेशा याद रखना कि मोल को आप कंपेयर कर लेना एक रेफरेंस एग्जांपल के साथ. वो रेफरेंस एग्जांपल हमारा क्या है? डजन है. डजन हिंदी में दर्जन बोलते हैं, दर्जन. ठीक है, तो मोल को आप दर्जन से कंपेयर कर लेना. मोल को आप दर्जन से, रेफरेंस से समझ के आप मोल को समझा सकते हो. ठीक है, जो दर्जन आप समझते हो, आई होप कि आपको दर्जन और डजन का नॉलेज होगा. जैसे कि आप किसी दुकान में जाओ और आप बोलो कि भैया हमको 2 दर्जन केला दे देना, तो कितना केला आपको देगा? 24. क्यों दिया 24? क्योंकि 1 डजन आपका नंबर में फिक्स है. 1 डजन में कितना नंबर होता है? 12. तो 2 डजन केला में कितना केला दे दिया आपको? 2 × 12 24.
अगर मान लो कि अंडे की दुकान में गए और बोले कि भैया हमको 5 डजन अंडे दे दो, तो कितना अंडे देगा? 5 इंटू 12 60 दे देगा। अगर आप मान लो कि आप चेयर की दुकान में गए, बोले भैया हमको आप 10 डजन चेयर दे दो, कितना चेयर देगा? 10 इंटू 12 120 देगा। अगर मान लो मिठाई की दुकान में चले गए, बोले भैया हमको 6 डजन लड्डू पैक कर दो, अगर आपको डजन में आपको देना चाह रहा है तो 6 डजन आप लड्डू बोले कि पैक कर दो, कितना लड्डू देगा पीस वाइज? 6 इंटू 12 72। मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि आप डजन कितना भी मांगो, कितने भी डजन मांगो, वो आपको 12 से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट आपको दे देगा, उस सब्सटेंस का अमाउंट दे देगा, जितना भी डजन मांगो। मतलब डजन क्या है एक्चुअल में? किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो डजन इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 12 पीसेस, which contains 12 entities, which contains 12, बोल सकते हो 12 pieces, 12 entities, उसके अंदर 12 नंबर फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। तो जिस तरह से डजन आप समझते हो, जिस तरह से डजन मैंने आपको समझाया है, इन सिमिलर वे मोल आपका डिफाइन है। बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा रहा है, बहुत ही बोलचाल की भाषा से आपको समझा रहा है। हमेशा आपको साइंस को रटना नहीं है, साइंस के हर एक टर्म को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकली लिंक करना है, क्योंकि साइंस जो है हमारे आसपास ही जो हो रहा है एप्लीकेशन, वही चीज आपको थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो साइंस को हमेशा लिंक करो, तो आपको याद रहेगा और आपको एंजॉय भी करोगे और थोड़ा सा क्यूरियसनेस भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना। तो मोल क्या है? जिस तरह से डजन आपको समझा है, जिस तरह से आप दर्जन समझते हो, इन सेम वे आपका मोल है। तो मोल भी किसी भी सब्सटेंस का क्या बताता है? अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है। और मोल भी नंबर में फिक्स्ड होता है। तो 1 मोल में कितने नंबर फिक्स्ड होते हैं? कितने एंटिटीज होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। और इसी नंबर को, इतने बड़े नंबर को, बहुत काफी बड़ा नंबर है, देख रहे हो, 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत ही बड़ा नंबर है। इसी बड़े नंबर को हम लोग Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन मेरा क्या है? Na क्या है मेरा? एवोगैड्रो नंबर। एन से नंबर, ए से एवोगैड्रो। क्यों बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर? क्योंकि ये नंबर को एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फाइंड किया था, डिटरमाइन किया था, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में वो नंबर को हम लोग लिखते हैं Na करके। आया समझ में? और ऐसा भी याद रखना कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि 7 बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट पढ़ाया जाएगा, 7 बेसिक एसआई यूनिट पढ़ाया जाएगा। से मास का बेसिक एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, उसके बाद आपका करंट का अम्पेयर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अम्पेयर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है, और एक लास्ट जो आ गया वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट जो 7 बेसिक एसआई यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है। ध्यान रखना। तो आप कहीं भी, जैसे आप डजन समझे कि एक दर्जन आप कुछ भी मांगो तो 12 से मल्टीप्लाई करके वो आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे देता है। तो इन सिमिलर वे मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है, और 1 मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या इंटिटीज होता है। और आप जितना भी मोल मांगो आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करके दे देगा। जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ से ही कनेक्ट करें, हम आपको बोलेंगे भैया हाफ मोल हमको मार्कर दे दो, तो हाफ मोल मार्कर कितना हुआ? हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर हो गया। मैं बोला भैया कि हमको 2 मोल फैन दे दो, 2 मोल फैन दे दो, तो कितना फैन मिलेगा आपको? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 फैन दे देगा। अगर सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भैया हमको 5 मोल आप इंक का बोतल दे दो, तो 5 मोल इंक का बोतल मतलब कितना हो गया? 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंक हो गया। अगर मैं बोला कि भैया हमको आप सपोज 3/4 कॉपी दे दो, 3/4 मोल ऑफ कॉपी दे दो, तो 3/4 मोल ऑफ कॉपी क्या होता है? 3/4 इंटू Na। अब 6.022 इंटू 10⁻23 Na भी लिख सकता है, क्योंकि Na ही मेरा वही नंबर है। तो 3/4 Na कॉपी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ लिया भैया कि 20 मोल हमको फोटो फ्रेम दे दो, तो 20 मोल फोटो फ्रेम में कितना फोटो फ्रेम देगा? 20 Na फोटो फ्रेम देगा। अब अंडे की दुकान में गए, भैया हमको दे दो 3 मोल अंडे दे दो, तो कितना अंडे देगा? 3 Na अंडे दे देगा। 3 मोल अंडे मतलब 3 Na अंडे दे देगा। समझे? तो हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ सकते हैं। बट ये जो मोल है ना, ये मोल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कनेक्ट करने के कर दिए, समझाने के लिए समझा दिए। बट मोल जो है ना, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ये नहीं जाके हम लोग केले की दुकान में बोलते हैं भैया दो मोल केले दे दो,
हम लोग ये नहीं बोलते हैं भैया अंडे की दुकान में जाके कि 10 मोल अंडे दे दो, कभी नहीं बोलते हैं। अगर आपने बोल भी दिया सपोज केले की दुकान में जाके कि भैया हमको 1 मोल केले दे दो, तो 1 मोल केले समझते हो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना नंबर में हो जाएगा पीस वाइज, 1 × 6.022 × 10⁻23। इतना बड़ा नंबर है। क्या उतना उसके पास केला होगा क्या? नहीं होगा, शायद हमको लगता है पूरे इंडिया में भी नहीं होगा केला। इतना ज्यादा नंबर बड़ा है, वो काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो। मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बाद आप रुक जाओगे काउंटिंग करना, इतना बड़ा नंबर है। तो ये सब जो मोल जो है हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि वो जो इतना बड़ा नंबर है वो नंबर मिल ही नहीं सकता। पहली बात तो दुकानदार लोगों को वो ये टर्म समझ में आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया तो फिर भी वो चीज दे ही नहीं पाएगा। द इनकन्वीनियंट चीज आपने बोल दिया उसके सामने। तो मोल यूज कहां करते हैं? तो मोल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, मोल हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। मोल हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। और कौन से केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए? माइक्रोस्कोपिक केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। मोल कहां यूज करते हैं? मोल हम लोग केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोल हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी यूज नहीं करते। कभी सुने हो क्या? कभी सुने हो कि आपको मोल में केला मांग रहा है, या मोल में केला आपको दे रहा है, या अंडे दे रहा है, या लड्डू दे रहा है? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है सामने, इतना बड़ा नंबर दे ही नहीं सकता है, उल्टा आपको मार के भगाएगा भी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आप मांग लियो, पॉसिबल ही नहीं है। 10⁻23 समझते हो कितना बड़ा है? काउंटिंग में शायद नहीं आता होगा उतना आपको। क्लियर है? तो मोल का डेफिनेशन क्या हो गया? तो मोल का सीधा सीधा यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, या हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। तो यही से स्टार्ट करते हैं सिंपल डेफिनेशन के साथ। इसके बाद इसका हम टेक्निकल डेफिनेशन भी बताएंगे कि आखिर इतना बड़ा नंबर आया कहां से, कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, तो हम पहले सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में सिंपल डेफिनेशन ही यूज होगा। सिंपल डेफिनेशन को ही समझना है, अल्टीमेटली हम लोग को सिंपल चीजों को ही समझना है। टेक्निकली हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उस टेक्निकल डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स कहां से है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। देखिए 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ substance, 1 mole is the amount of substance which contains 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज बोल सकते हो या पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। बहुत जगह एंटिटीज भी लिखा हो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटिटीज 1 mole is the amount of substance which contains 6.022 × 10⁻23 particles and this number is known as Avogadro number। इसी को क्या बोलते हैं? इसी नंबर को Avogadro नंबर बोलते हैं, Avogadro's नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसी नंबर को हम लोग प्यार से Avogadro नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट ए। एन से नंबर, ए से एवोगाड्रो, इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। आया सामने? और ये जो पार्टिकल्स है वो कौन सा पार्टिकल्स है? ये केमिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ये पार्टिकल्स मेरा आपका क्या है? केमिकल ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। कैसा है? बहुत ही छोटा पार्टिकल्स, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो वो उसके लिए यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होना चाहिए। और केमिस्ट्री में हम लोग मोल्स को यूज करते हैं बेसिकली। तो मतलब यहां से क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू Na क्या होता है? पार्टिकल्स। क्या होता है? Na पार्टिकल्स होता है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स। मतलब और लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है, दीज पार्टिकल मे बी एटम और मे बी मॉलिक्यूल्स और मे बी आयंस और मे बी इलेक्ट्रॉन और मे बी प्रोटॉन और मे बी न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल्स आपको कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ध्यान रखिए।
देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे नोट करते चलेंगे। देखिए पढ़ते वक्त दो तीन चीज ध्यान रखेंगे, कॉपी सेपरेट रखेंगे केमिस्ट्री का कॉपी एकदम बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। ये नहीं कि फिजिक्स मैथ बायो एक ही में लिख रहे हो, केमिस्ट्री में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा सेपरेट कॉपी रखेंगे, ठीक है। और अगर एक साथ दो अगर लेक्चर चल रहा है सपोज, तो आप दो पार्ट कर लेना, एक स्टार्टिंग से आप फिजिकल लिखना, पीछे से ऑर्गेनिक लिखना या इनऑर्गेनिक लिखना, पार्ट वाइज कर लेना, ठीक है। सेपरेट कॉपी लिखेंगे और लेक्चर देखते हुए हमेशा नोट्स लेंगे, हमेशा नोट बनाएंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप समझेंगे। कहीं वीडियो अगर फास्ट हो जा रहा है तो उसको थोड़ा स्लो कर लो, स्लो वर्जन में देखो, अगर स्लो हो जा रहा है तो फास्ट वर्जन में देखो, समझ में आ रहा है। अगर आप कोई चीज बहुत फास्ट हो गया समझ में नहीं आया तो पूरा फिर से पीछे करके देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछो, ठीक है, डाउट सेंड करो, विद इन 24 आवर में आपको डाउट आपको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, सोल्यूशन भेजा जाएगा, व्हाट्सएप में भेजा करो, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। नोट जरूर लीजिए, पढ़ते वक्त वीडियो देखते वक्त नोट जरूर लिखेंगे, तो नोट्स कॉपी नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स कर लिए ये तो 1 मोल क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, और ये कितने के बराबर होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। दिस पार्टिकल मे बी एटम और मे बी मॉलिक्यूल्स और मे बी आयंस और मे बी इलेक्ट्रॉन और मे बी प्रोटॉन मे बी न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सब क्या है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके लिए यूज होता है। मोल यहाँ यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ से समझाएं आपको, कनेक्ट किए, बट वहां यूज नहीं होता है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल लिख दो देते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, 2 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, मैंने ऐसा बोल दिया, इसे आप क्या समझोगे? 2 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, 2 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। अब एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट जो है, एलिमेंट किससे बना है बताओ? एलिमेंट बना हुआ है आपका ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है। एलिमेंट किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। एलिमेंट किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट में कितने एटम्स है? कैल्शियम में कितने एटम्स है? ये 2 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, इसका पार्टिकल्स क्या हो जाए माइक्रोस्कोपिक। एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। तो 2 मोल कैल्शियम एलिमेंट में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम्स है, इसका ये मतलब हुआ। आया समझ में? 2 मोल कैल्शियम एलिमेंट मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम है इसके अंदर। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो 2 Na कैल्शियम एटम, क्योंकि एलिमेंट का डेफिनेशन को पता होगा प्राइमरी क्लास से, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर मैं लिख दिया आपको हाफ मोल ऑफ वाटर, हाफ मोल ऑफ वाटर, तो हाफ मोल ऑफ वाटर का क्या मतलब है? हाफ मोल ऑफ वाटर, अब ये बताओ वाटर कंपाउंड है, कंपाउंड किससे बनता है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ध्यान रखिएगा। आपका कंपाउंड किससे बनता है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बनता है? ग्रुप ऑफ एटम से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका एटम से ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है, और वही एटम से आपका एलिमेंट ही बनता है, ग्रुप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से। और ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बनता है, और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से वाटर बनता है। तो हाफ मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ Na मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। हाफ मोल ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए? हाफ Na मॉलिक्यूल्स, सीधा सीधा, ठीक है। अब चाहो तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 3/4 मोल ऑफ, सपोज मैंने लिख दिया 3/4 मोल ऑफ, सिंपल कोई भी लिख दिया यूरिया। अब यूरिया भी कंपाउंड है, अब यूरिया भी किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। तो हम बोलेंगे 3/4 मोल ऑफ यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है? 3/4 मोल मतलब Na, जितना मोल उससे मल्टीप्लाई कर दो Na से, कितने यूरिया मॉलिक्यूल्स है। आया क्या समझ में? अगर मैं लिखूं कि आपका 5 मोल ऑफ क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन। अब क्रोमियम आयन किससे बनता है? आयन से ही बनता है। क्रोमियम आयन किससे बनता है? आयन से। तो 5 मोल ऑफ क्रोमियम आयन में कितना आयन होंगे? 5 Na आयन होंगे। आ रहा है क्या समझ में? तो जितना मोल उतना आप Na से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जैसे दर्जन था उसी तरह से सिमिलर तरीके से मोल है, बहुत सिंपल चीज है, समझो इस चीज को। इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मोल का आपको सपोज कह सकते हैं 20-30% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जिस तरह से दर्जन आपको डिफाइन किया गया है, जिस तरह से दर्जन आप समझते हो, इन सेम वे आपका मोल है।
और मोल आपका क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताता है, क्वांटिटी बताता है। कैसे बताता है, which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles, and this particle is microscopic particles, and this number is known as Avogadro number, which is represented by Na, capital N or subscript A. 1 mole is equal to Na particles, and this particle is known as Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 particles, and these particles may be atom, may be molecules, may be ions, may be electron, proton and neutron, because this mole is used only for microscopic particles, not for banana or egg or anything or marker or ink bottle or mobiles or files or copy, ये सब के लिए यूज नहीं होता है, ये यूज होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। आया समझ में? एग्जांपल भी समझ में आ रहा है क्या? तो नोट करो जल्दी से नोट कीजिए। कर लिए क्या नोट? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। मोल जो है आपका, ध्यान रखेंगे, मोल इज द एसआई यूनिट। तो ये भी लिख लेंगे, मोल जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वो मोल होता है। क्या होता है? मोल। ध्यान रखिएगा, अब पढ़ोगे हुए भी फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। 7th बेसिक एसआई यूनिट में आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो होता है वो मोल होता है। ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? मोल होता है। सिंपल, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी जैसे करते चलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते करते हम लोग उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और एक एक लेवल हम लोग ऊपर नीचे करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल समझते हो आप लोग? अगर मैं आपको बोलूं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एक थोड़ा नोट बनाएंगे। फंडामेंटल, ये सब आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ से भी कुछ आइडिया दे देते हैं क्योंकि 9-10 में पढ़े हुए होंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ऑफ एटम। इसका आपको 3 चीज ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? इसका चार्ज ध्यान रखना है, आपको याद ही रखना है, चार्ज कूलम में, और इसका मास भी ध्यान रखना है इन केजी, इन केजी। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, सभी को पता है। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स पता है ना? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव। एक होता है आपका प्रोटॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P+, और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये आपका न्यूट्रल होता है। ध्यान रखिएगा, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। लिख लीजिएगा साइड में, न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। ठीक है, चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया भी जाएगा, सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट यहीं से आपको थोड़ा आइडिया देते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे हम न्यूमेरिकल्स यूज कराएंगे। मोल का इतना टॉपिक पढ़े, इतना कॉन्सेप्ट पढ़े, इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का भी चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन सेम होता है, बट नेचर डिफरेंट होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। बट कोई पूछेगा कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का किसका ज्यादा है, तो ये मत बोल देना कि एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है,
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लगे या नेगेटिव ऐसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल नेचर बता रहा है, नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, मैथ वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये आपका चार्ज है, ये आपको चार्ज बता रहा है, नेचर ऑफ चार्ज बता रहा है। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल होता है, तो जीरो लिख सकते हो, जीरो। मास की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है, -27 kg लिख लीजिएगा। और न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कोई पूछे कि किसका ज्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.67 के बाद जो एक डिजिट होता है यहाँ पे प्रोटॉन का, वो शायद 3 होता है और यहाँ पे 7 होता है, जिसके कारण स्लाइटली ग्रेटर होता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। तब इतना ही ध्यान रखो आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, नेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, तो पहले इतना कॉपी कर लो, इतना पढ़ाने के बाद आपको हम क्वेश्चन कराते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कर लिए, चलिए आगे बढ़े, देखिए बिठा दें। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये भी हम बता देते हैं कि 9-10 से जो पढ़ के निकले हैं आप लोग, थोड़ा सा बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, आयंस क्या होता है, कैटायन एनायन क्या होता है, जो आप 9-10 में पढ़ के आए हो ना, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। बुक तो आप नहीं बेचे होंगे, बुक तो होगा आपके पास, इधर उधर तो नहीं कर दिए होंगे, तो थोड़ा सा आप उसको रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, कैलकुलेट द मास of 2 mole of electron. Calculate the mass of 2 mole of electron, ठीक है, पहला यहीं पे लिख लो। सेकेंड लिख लेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड लिख लेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 3/4 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। फोर्थ लिख लेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कैसे सॉल्व होगा। बहुत लोग सॉल्व कर लिए होंगे, जिनसे सॉल्व नहीं हो वो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है? पता है। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो कितने भी इलेक्ट्रॉन का मास अगर पूछा जाए तो नहीं निकाल लोगे। जैसे हम बोलेंगे कि मान लो इस मार्कर का वेट आपका 10 ग्राम है, इस मार्कर का वेट कितना है, 10 ग्राम। हम बोलेंगे इसी टाइप का, इसी सेम शेप का, सेम साइज का अगर 20 मार्कर है तो उसका वेट कितना हो जाएगा। इस मार्कर का वेट 10 ग्राम है तो 20 मार्कर का कितना होगा, 20 इंटू 10 200 ग्राम हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल मतलब कितना हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है, 2 इंटू, क्योंकि 2 मोल मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। चाहे हम बोल सकते हैं 2 NO इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम Na के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो मास ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बड़ा सिंपल है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डायरेक्ट लिखूं क्या, समझ में आ रहा है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लिखवाए थे ना, देखो चार्ट को, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू
कितना होता है 6.022 होता है ना, 2 हो गया मोल, और क्या होता है मोल में 2 मोल मतलब 2Na, मतलब मोल लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मोल मतलब कितना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है केजी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केजी में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। 10⁻31 माइनस 31 23 ऐड करेंगे तो -31 + 23 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 7 8 हो जाएगा, 10⁻⁻8। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 को क्या हम अप्रॉक्स वैल्यू, पॉइंट पर तो 0 है तो क्या हम इसको 6 ले सकते हैं, अप्रॉक्स करीब करीब ऑलमोस्ट, इसको हटा के 6 ले सकते हैं। कैलकुलेशन फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में उतना फर्क नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 = 12, 12 1 = 12, 1 कैरी, 12 9 = 108, 12 9 = 108 और 1, 6 2 = 12, 12 1 = 12, 1 कैरी, 12 9 = 108, 108 और 1 109। यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा एक पॉइंट के कारण, यहाँ पे 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये तो कर दिया ना, 10⁻⁻8। अब चाहो तो इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो 1.092 इंटू 10⁻। अब बताओ स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ लेके जाते हो, आपका किधर से राइट से लेफ्ट जाते हो, जितना डिजिट आप जाते हो उतना आप क्या करोगे 10⁻ चला जाएगा। ये कितना आ गया 1 2 के बाद आया तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻2 और 10⁻⁻8, 10⁻2 इंटू 10⁻�8 कितना होगा 10⁻6 केजी, इसका आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, क्लियर हुआ, इतना केजी आपका 2 मोल इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। आया समझ में, क्या आप हाफ मोल ऑफ प्रोटॉन का निकाल सकते हो तो निकाल लिए होंगे, तो सेकंड का डायरेक्ट लिखूं क्या आंसर, लिखोगे कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास होता है, द प्रोटॉन ऑफ 1 मास इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी इंटू हाफ मोल, मतलब कितने प्रोटॉन की बात कर रहा है, हाफ इंटू 6, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपको केजी में निकल जाएगा मास ऑफ हाफ मोल ऑफ प्रोटॉन। आप चाहो तो थर्ड भी निकाल सकते हो, कैसे, मास ऑफ 3/4 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, एक न्यूट्रॉन का मास, बट कितने न्यूट्रॉन का मास निकालना है 3/4 मोल, 3/4 मोल मतलब 3/4 इंटू मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23। अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा है 0.0222 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब हटा दे रहे हैं, आंसर में उतना कोई फर्क नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिर से हम निकाल सकते हैं, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी इंटू 5 मोल मतलब 5 इंटू मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 केजी। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। आया क्या समझ में, क्लियर हुआ। तो हम बस कैलकुलेशन पार्ट छोड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है, मैथ वाला कैलकुलेशन आपको आता है, इतना कर सकते हो, तो एक करके मैं बता दिया, बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेना, ठीक है। तो चलो यहां तक कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिए नोट, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े।